स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। देश में आज क्या कुछ हुआ है दिन भर में हम इन तमाम खबरों के साथ हाजिर हैं। 15 जनवरी को बांग्लादेश से 2 फोन कॉल इंटरसेप्ट हुए, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा। सुनने में एक सामान्य सी लाइन लगती है, लेकिन इसी लाइन को सुनकर के खुफिया एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। आईबी रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 आतंकी संगठनों ने 26 जनवरी से पहले देश में बड़े हमले की साजिश रची है। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल तहरीर इन हमलों को अंजाम दे सकता है। इसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन उसकी मदद करने वाले हैं। आत्मघाती हमले से लेकर बम विस्फोट तक की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। आईबी सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल तहरीर की बातचीत को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें कहा गया है डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा। खुफिया एजेंसियों ने जब इस कोडवर्ड को डिकोड किया तो मामले का खुलासा हुआ। इस संबंध में बीएसएफ, सेना, राज्य पुलिस और अन्य महत्वपूर्ण विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। अलर्ट के बाद देश के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और माना जा रहा है कि 26 जनवरी इनके निशाने पर है। खास बात यह भी कि पिछले दिन में 10 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं 1 महीने में। ऐसे में 26 जनवरी से आतंकी खतरे का अब तक डर हटा नहीं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े इन 4 संदिग्ध आतंकवादियों को रुड़की से गिरफ्तार किया गया है। खुफिया एजेंसियों और उत्तरांचल पुलिस के साझा ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया इन 4 आतंकियों को। पुलिस ने 4 आतंकियों को पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड पर लिया है। पुलिस के मुताबिक अभी इस मॉड्यूल के कई और आतंकी दिल्ली एनसीआर और उत्तरांचल में छिपे हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर रीजन में प्लानिंग थी इनकी इंसिडेंट्स की। रुड़की टू हरिद्वार बाउंड ट्रेन में भी इनका प्लानिंग थी और अर्तुम मेले में जो चल रहा है हरिद्वार में, वहाँ एक बड़ा घटना हो सकती थी जिसको टाइमली रोका जा सका। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए 4 आतंकियों वाले इस मॉड्यूल को दिल्ली एनसीआर और अर्धकुंभ के साथ साथ रुड़की से हरिद्वार के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में विस्फोट कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस को शक है कि पकड़े गए 4 आतंकी आईएसआईएस से जुड़े हैं और आईएसआईएस के कहने पर ही इन घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आतंकी उत्तरांचल के रहने वाले हैं। हरिद्वार से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हरिद्वार अर्धकुंभ और हरिद्वार रुड़की रेलवे रूट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रात भर मुठभेड़ चलती रही। आखिरकार सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा के नैना बाटापुरा गांव में इसी तरह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग होती रही। नैना बाटापुरा गांव में आतंकवादियों के होने की जानकारी मिलते ही मंगलवार शाम 53 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। घेरेबंदी का पता चलते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी गोलीबारी में 2 आतंकी मारे गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी की पहचान की गई है और इसका नाम शाकिर है, जो पुलवामा जिले का ही रहने वाला है। अंदेशा है कि रात के अंधेरे में 2 आतंकी भागने में कामयाब रहे, जिनमें रियाज नायक भी शामिल था। शाकिर के मारे जाने की खबर मिलते ही इलाके के कुछ लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे और इसी के बीच लोगों ने एक पुलिस की गाड़ी को जलाने की कोशिश की, जिसके दौरान एक नागरिक परवेज अहमद बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद में उसने दम तोड़ दिया। तनाव के बाद इलाके में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेशावर के नजदीक एक यूनिवर्सिटी पर आतंकियों ने हमला किया है, जिसमें 21 लोग मारे गए हैं। तमाम आतंकी मार दिए गए, लेकिन खास बात यह है कि यहां एक खास मुशायरे का आयोजन किया गया था। जिस वक्त ये आतंकी हमला हुआ 3000 लोग यहां मौजूद थे। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान का अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत बुधवार सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा। अचानक यहां चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। दरअसल हथियारों से लैस आतंकी यहां के बाचा खान यूनिवर्सिटी में घुसकर छात्रों और शिक्षकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। आतंकियों ने हमले के लिए गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि का दिन और उनके नाम पर बनी यूनिवर्सिटी को चुना, जहां आज उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमले में मरने वालों में अधिकतर छात्र हैं। एम्बुलेंस चाहिए। कितने लोग अंदर बहुत लोग मारे गए हैं। यहाँ जो है एम्बुलेंसेस भी नहीं है, ठीक है, एम्बुलेंस की भी शॉर्टेज है। क्या है
ये नाअहली है हुकूमत की। इन्होंने किया है, उनको इतनी बेदर्दी से मारा है कि आप उनकी चेहरों को देखेंगे तो आप बिल्कुल डर आप बताएं। सेना के ऑपरेशन के बाद 4 आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के उमर मंसूर ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इसी गुट ने दिसंबर 2014 में पेशावर आर्मी स्कूल पर हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा के भतीजे एक बार में बाउंसर्स के साथ मारपीट करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। बेंगलुरु के एक बार में उनके साथ ही मारपीट हुई। सीसीटीवी की ये तस्वीरें बेंगलुरु के एक पब की है और पब के बाउंसर के साथ मारपीट करता दिख रहा इस शख्स का नाम है अभिषेक। अभिषेक कानून मंत्री सदानंद गौड़ा का भतीजा बताया जा रहा है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि अभिषेक बाउंसर के साथ मारपीट कर रहा है और जब उसे बाहर जाने के लिए कहा जाता है तो वो और हिंसक हो जाता है। खास बात ये कि अभिषेक को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि वो परोसी गई शराब से खुश नहीं था। साफ है कि ये तस्वीरें सदानंद गौड़ा के लिए शर्मिंदगी की वजह बन सकती है। Some unconnected person indulges in some brawl in somewhere. Sadananda Gowda is targeted for that. You know, how can he be responsible for that? Unfortunately, it's very disgusting these days. BJP ministers, MLAs are being targeted deliberately to tarnish their images. बता दें कि 1 साल पहले कानून मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक पर एक अभिनेत्री ने रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। दिल्ली में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से 1/4 दिल्ली में अब पानी की किल्लत हो गई है। बताया जा रहा है कि यमुना में अमोनिया का स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए इन प्लांट्स को बंद किया गया। जल ही जीवन है, सुना तो बचपन से था, लेकिन इसका सही मतलब दिल्ली वालों को आज समझ में आ रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा ने गंदा पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से यमुना में अमोनिया का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को हरियाणा सरकार को इस बारे में चिट्ठी लिखी और कहा कि यमुना में गिरने वाले इंडस्ट्रीज के गंदे पानी पर रोक लगाएं। सरकार के मुताबिक यमुना में अमोनिया का स्तर 0.8 माइक्रोग्राम तक होना चाहिए, जबकि मौजूदा समय ये स्तर 2.5 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया है। चंद्रावल और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बंद होने की वजह से एनडीएमसी एरिया, उत्तरी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो गई है। दिल्ली में पानी की कुल मांग 810 एमजीडी है। ये दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 210 एमजीडी पानी की सप्लाई करते हैं। एक बात तो निश्चित है कि दिल्ली जल बोर्ड जो है ये किसी भी कीमत पर अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। हम लोग अगर कहीं पर भी हमें लगता है कि पानी की क्वालिटी में कोई खराबी हो सकती है, लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करेंगे और इसीलिए हमने वजीराबाद और चंद्रावल के प्लांट को अभी बंद किया है। सरकार का कहना है कि यमुना में अमोनिया का स्तर कंट्रोल करने में कम से कम 24 घंटे का समय लगेगा। हैदराबाद में दलित छात्र की आत्महत्या के बाद अब पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष इस मसले पर सियासी रोटियां सेक रहा है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित की आत्महत्या पर छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सियासी दल भी मौका नहीं चूक रहे। पिछले कई दिनों से जारी उग्र विरोध की आग में घी डालकर राजनीतिक इसे और भड़काने पर तुले हुए हैं। मंगलवार देर शाम टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। We will stand at the back and we will follow you. We will follow you. You have decided that 5 boys and girls will sit on an indefinite hunger strike. वहीं वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी और बीएसपी के प्रतिनिधि मंडल ने भी जाकर विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात की। छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने जहां पीएम की चुटकी ली। The rumor in the central hall was as soon as he was sitting down on his chair, as soon as he sat down, he was looking for something. And what was that something? He was looking for his seat belt. he thought he was on a flight, not in the Indian Parliament. वहीं केंद्र को घेरने में जुटी कांग्रेस ने स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय का पुतला फूंककर उनसे इस्तीफा मांगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बंडारू दत्ता शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, स्मृति ईरानी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।
इस मामले पर आगे आते हुए हैदराबाद विश्वविद्यालय के वीसी पी अप्पा राव ने भी सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके ऊपर एचआरडी मंत्रालय का कोई दबाव नहीं था। विपक्ष के लगातार हमले के बाद एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया है कि दलित बनाम गैर दलित का ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा संवैधानिक प्रयास और मेरी संवैधानिक प्रतिबद्धता ये है कि जो तथ्य है उनको आपके सामने रखूं। तथ्य ये है कि जिस लड़के की पिटाई हुई वो भी ओबीसी है। यहां पर जातिवाद कुछ नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी जो दलित समुदाय के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको और पुलिस को भी अपने संग लेकर निर्णय किए हैं। हाईकोर्ट ने भी इस विषय में हस्तक्षेप नहीं किया कि पनिशमेंट को बदला जाए। योग गुरु बाबा रामदेव पूरी दुनिया को योग सिखाते हैं, लेकिन आज उन्हीं के साथ उनके मन से शिल्पा शेट्टी भी लोगों को योग सिखाती नजर आई। एक ही मंच पर नजर आए मुंबई में योग गुरु बाबा रामदेव और शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी जो खुद इसके पहले भी योग के जरिए फिटनेस मंत्रा देती रही हैं, आज बाबा रामदेव के साथ एक ही मंच से दोनों लोगों को योग सिखाते हैं। अब इसका दूसरा अभ्यास ऐसे कर सकते हैं, कितना अच्छा होता है। मुंबई में ये मौका बेहद खास था जब बाबा रामदेव के साथ शिल्पा शेट्टी भी मंच पर थी और दोनों ने मिलकर लोगों को योग सिखाया है। तो 13-14 साल पहले मिले थे हम लोग, सबसे पहले लखनऊ में देते हैं। ऐसे कोनियां पूरी सीधी हो जाती है। अब तो सभी। और अब खबर एक धोखेबाज की, जो शादी के लिए जीवन साथी ढूंढ रही एक खास उम्र की महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था और फिर उसके बाद इनके पास से तमाम रुपये पैसे लेकर के फरार हो जाता था। पुलिस की गिरफ्त में ये शातिर ठग राम नायडू है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इसका असली नाम सामने आया, वरना अब तक तो इसकी शिकार महिलाएं इसे राहुल, मयंक, अभिलाष, केशव जैसे नामों से जानती थीं। इंदौर की एक महिला की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने 40 साल के इस शख्स को गिरफ्तार किया है। जो हमारे यहाँ जिस महिला की धोखा दिया था वो चैन उसके घर से जब्त हुई है, लैपटॉप है, 4 मोबाइल जब्त हुए हैं और उसके घर पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की वो कटिंग्स मिली हैं। एक्चुअली जो न्यूज़पेपर पढ़ता था और निकालता था तो जो ऐड दिखते थे उसको उसने मार्क कर रखा है, पेन उस लाइन अंडरलाइन किया है जिन जिन जगह उन्होंने टारगेट उसका आइडेंटिफाई टारगेट किए थे। राम नायडू की शिकार 35 साल से ज्यादा उम्र की वो महिलाएं होती थीं जो अखबारों में मैट्रिमोनियल पेज पर शादी का विज्ञापन देती थीं। जो महिला जिस जाति या समाज की होती थी, राम नायडू उसी समाज का बनकर उनसे मिलता था। जिस फील्ड में महिला जॉब करती थी, खुद को वो उस फील्ड से बिल्कुल उलट दूसरे फील्ड में जॉब करने वाला बताता था, जिससे उसकी चोरी न पकड़ी जाए। इस शातिर ठग के मोबाइल से पुलिस को कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में तस्वीरें भी मिली हैं। बिहार के जेडीयू विधायक सरफराज आलम पर राजधानी एक्सप्रेस में एक दंपति से छेड़छाड़ का मामला अब थाने में दर्ज किया गया और पुलिस अब पटना से दिल्ली पहुंची है पूछताछ के लिए। ऐसे में सबूत भी जुटाने की कोशिश की जा रही है कटिहार पुलिस स्टेशन से, पटना पुलिस स्टेशन से, लेकिन सरफराज आलम ने कहा है कि ये विरोधियों की साजिश है जिसके तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। पुलिस टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और वहाँ जो कंप्लेनेंट हैं बेदी साहब, उनकी पत्नी, इन सभी का बयान लिया जा रहा है और उनके बयान लेने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और साथ ही उस दिन ट्रेन में जो लोग अन्य लोग जो सवार थे, खास करके जो ट्रेन में टीटी थे या ट्रेन अटेंडेंट होते हैं, उन सब का भी बयान लिया जा रहा है और तत्पश्चात हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।